यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अमेरिका को, डीप स्टेट को भरोसा था कि यह बन गया तो भारत हमारे हिसाब से चलेगा, भारत के हिसाब से दुनिया को नहीं चलना पड़ेगा। यह है बड़ी चीज। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह खुलासा किया तब से इकोसिस्टम की नींद उड़ी हुई। अरे ट्रंप तो यह भी कह रहे हैं कि हमारे यहां रशिया ने $2000 या कुछ खर्च किया था, यह हमारे लिए बड़ी बात थी। यहां मोदी को हराने के लिए, एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए 180 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए। यह भारत के लिए कितनी बड़ी बात होनी चाहिए, सोचिए। और वो मदद करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की इन लोगों के नाम निकालने में। वैसे नींद तो उस दिन से ही इन लोगों की उड़ गई थी जब पीएम मोदी ट्रंप से मिलकर आए थे, और इसके दूसरे ही दिन ट्रंप ने भारत को मिलने वाली यूएस एड पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब उन लोगों के नाम के खुलासे के बाद पूरा इकोसिस्टम तहस नहस हो जाएगा क्योंकि अमेरिका से लिस्ट मिलने के बाद मोदी सरकार इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाली है। इसमें सबसे पहले इस बात की जांच होगी कि अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की फंडिंग किस तरह भारत पहुंची, इसका इस्तेमाल किस तरह चुनावों में किया गया। इस गंभीर मामले में देश के खिलाफ साजिश करने वाले कानून के तहत देशद्रोह तक का मामला चल सकता है। यानी बाइडेन सरकार के दौर में जो लोग बड़े आराम से घूम रहे थे और मोदी सरकार को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके अब उल्टे दिन शुरू हो गए। और उन लोगों का सबसे बड़ा संकट तो यह है कि वो ये सोच रहे थे कि अगर मोदी को पता भी चल गया तो क्या, 240 तो सीटें हैं, कुछ करेंगे हम पर तो सरकार गिर जाएगी इधर उधर से प्रेशर बना के। लेकिन बॉस, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मोदी पावर दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, मोदी झुकने वाले नहीं है। अब यह बात क्लियर है कि बाइडेन सरकार के दौर में अमेरिका पीएम मोदी को हटाने के लिए लगातार साजिशें कर रहा था। इसके लिए यूएस एड की फंडिंग लगातार बढ़ाई गई ताकि 2024 के चुनाव में पीएम मोदी को हटाने में आसानी हो जाए। किस तरह यूएस एड अपनी फंडिंग बढ़ा रहा था, जरा आपको बाइडेन सरकार के कुछ आंकड़े बताता हूं। यूएस एड अगर आप देखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई यही पैसा आया मोदी सरकार को गिराने के नाम पर, उनको कुर्सी से हटाने के नाम पर, 2021 तक इसकी फंडिंग देखिए आप। 2021 तक यही यूएस एड 816 करोड़ रुपए फंड कर रहा था। 2022 में यह आंकड़ा बढ़ गया, 1972 करोड़ रुपए की फंडिंग करने लगा। 2023 में जो फंडिंग भारत को दी या भारत में एजेंडाधारियों को दी गई, वो थी 1519 करोड़ रुपए। और 2024 में 1314 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 180 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे दिए गए। लेकिन पैसा तो बर्बाद हो गया बॉस। वोटर टर्नआउट बढ़ा हो ना बढ़ा हो, भारत भी आगे बढ़ रहा है और मोदी का कॉन्फिडेंस भी आगे बढ़ रहा है, तो पैसा डूब गया। गलत लोगों पे पैसा लगाने पे यही होता है। खैर, सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो यह है कि जो यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए पैसा भेज रही थी, वही यूएस एड पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी मजबूत कर रही थी। यह नया खुलासा हुआ है कि यूएस एड ने पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन लश्कर तैयबा को भी दूसरे रास्ते से फंडिंग की। इस फंडिंग का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया। दरअसल यूएस एड ने लश्कर तैयबा के एक और दूसरे ग्रुप फलाह-ए-इंसानियत FIF को फंडिंग दी। यह FIF वही संगठन है जो 26/11 के मुंबई हमलों में शामिल था। यूएस एड का पैसा हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट यानी HHRD नाम से एक अमेरिकी मुस्लिम चैरिटी के जरिए FIF तक पहुंचा। 2021 में हुई इस संगठन का नाम आतंकी कनेक्शन के तौर पर सामने आया था, लेकिन इसके बाद भी यूएस एड ने 60 लाख रुपए की नई फंडिंग इसको जारी कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस संगठन को अमेरिका ने खुद आतंकी संगठन घोषित किया था, उसी को पैसे दे रहा था। लश्कर तैयबा ने इस पैसे का इस्तेमाल अपनी नए संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के लिए किया। यह संगठन TRF कश्मीर में पिछले कई साल से आतंकी साजिश कर रहा है। यानी जो बाइडेन की सरकार एक तरफ तो भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत में माहौल खराब करने के लिए आतंकियों को फंडिंग कर रही थी, और दूसरी तरफ भारत में कुछ लोगों को फंडिंग कर रही थी।
तो पाकिस्तान के आतंकियों को फंडिंग करो और भारत के ऐसे लोगों को फंडिंग करो जिनका देश से कोई लेना देना ना हो। एक तरफ तो आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है, दूसरी तरफ इन आतंकवादियों को चुन चुनकर मारने वाली सरकारों को गिराने के लिए फंडिंग हो रही है। अमेरिका का डीप स्टेट ये खेल एक जगह पर नहीं कई जगहों पर कर चुका है, जब उसने अच्छी खासी चल रही सरकारों को पैसे के दम पर गिरा दिया। इसके लिए आपको यूएसएड की वर्किंग स्टाइल को समझना होगा। दरअसल लोकतंत्र की मजबूती के नाम पर यह संस्था स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के नाम पर फंड देती है। इसमें अमेरिकी हितों के लिए काम करने वाले एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सिविल एक्टिविस्ट को भी यूएसएड भर भर के फंडिंग देता है। इस फंडिंग को मिलने के बाद चुने हुए लोग अपने देश में सत्ता परिवर्तन के लिए प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, इवेंट कराते हैं। इन मीटिंग्स और प्लानिंग के साथ सबकी ट्रेनिंग होती है और दूसरे लोगों को भी जोड़ा जाता है। इसमें साजिश के तहत देश में आंदोलन और दंगों के लिए जमीन तैयार करते हैं ये लोग। ये सब कुछ सामान्य प्रक्रिया लगे, इसलिए देश के जाने माने चेहरों को इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे ही पूरी प्लानिंग हो जाती है, फिर दंगों और आंदोलन की मदद से सत्ता परिवर्तन करवा दिया जाता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। ऐसी ही कोशिश 2022-23 में जॉर्जिया में भी हुई। इस तरह की साजिश के लिए उस देश के जाने माने चेहरे को यूएसएड मोहरा बनाते हैं, फिर देश में विद्रोह करवाकर सत्ता परिवर्तन करा दो, फिर अपने पपेट को बैठा दो, फिर उसके हिसाब से वो आपके हिसाब से काम करेगा। इसी तरह की कोशिश पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ भी हो रही है, जिसका अब खुद ट्रंप खुलासा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते थे कि उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतें लगी हुई, लेकिन इस बात से सबको हैरानी है कि खुद बाइडेन सरकार इस काम में शामिल थी। 2024 के चुनाव में किस तरह अमेरिका से लेकर भारत तक डीप स्टेट के लोग मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, इसे लेकर ट्रंप से पहले रूस ने बड़ा खुलासा किया था। 8 मई 2024 को रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखरोवा ने यह कहा था कि अमेरिका की सरकार भारत की तरक्की से परेशान है, इसलिए अमेरिका भारत में राजनीतिक स्थिरता को बाधित करना चाहता है। उस समय अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी। मारिया ने आगे कहा कि अमेरिका की सरकार भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करके आगामी आम चुनावों में अशांति पैदा करना चाहती है। अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में दखल देना चाहता है। ऐसा करना अमेरिका के बड़े अभियान का हिस्सा है। लेकिन तब लोगों ने इस बात को यह सोचकर खारिज कर दिया कि भाई अमेरिका और रूस में पट नहीं रही, इसलिए अमेरिका को बदनाम कर रहा है रूस। लेकिन अब तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं भाई कि जो बाइडेन के समय में यही सब चल रहा था। यानी रूस और अब खुद अमेरिका इस बात को मान रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विदेशी पैसे से साजिशें हो रही थी। जब नरेंद्र मोदी ये बात कहते थे तो कुछ लोग यहां मजाक उड़ाते थे, लेकिन क्या पता जो लोग मजाक उड़ाते थे ये वही लोग हों जो उसी विदेशी पैसे पे पल रहे थे। वो मजाक उड़ाना इस स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहो कि इसको ऐसा बना दो कि लोग सोचे कि हुआ ही नहीं। जो भी ऐसे लोग होंगे वो जल्दी ही एक्सपोज भी होंगे, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को लिस्ट भेजेंगे जिसमें नाम लिखे होंगे कि किसने अमेरिका से पैसा लेकर भारत में आग लगाई, तो बवाल तो मचेगा बॉस। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि नरेंद्र मोदी ने टाइम्स नाउ नव भारत पे ही कहा था इंटरव्यू में कि 4 जून के बाद ऐसे इकोसिस्टम की उम्र नहीं रहेगी। तो काउंटडाउन तो शुरू हो गया है। पाठशाला में अगली क्लास, संभल हिंसा का दाऊद कनेक्शन, कैसे हुई थी सनातनी विष्णु जैन को मारने की प्लानिंग, बजरंग बली की शरण में राहुल गांधी, अखिलेश अलग परेशान, यूपी के 2027 के चुनाव को भी योगी ने सेट कर लिया क्या, और भव्य महाकुंभ के बाद सीएम योगी यूपी का सनातनी बजट कैसे लाए, अब इसका चैप्टर। महाकुंभ हो या फिर यूपी का बजट, अखिलेश यादव हर मुद्दे पर सीएम योगी को घेरने के मौके तलाश रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हर बार अखिलेश यादव की तरफ से गढ़े जा रहे नैरेटिव को एक्सपोज कर देते हैं। आज योगी सरकार ने अपना 9वां बजट पेश किया। सीएम योगी ने यूपी के बजट को सनातन संस्कृति को समर्पित किया, तो अखिलेश यादव को यह कैसे पसंद आता। उन्होंने योगी सरकार के बजट को ढोल की तरह अंदर से खोखला बता दिया। बजट को लेकर योगी वर्सेस अखिलेश की इस लड़ाई के बारे में आगे बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि यूपी में अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर ऐसा क्या कह दिया जिससे अखिलेश यादव का तनाव बढ़ गया है। लेकिन इस सब के बीच संभल हिंसा पर जो विस्फोटक खबर आई जिसने सनातन विरोध के अखिलेश यादव के एक और नैरेटिव को ध्वस्त करके रख दिया, आज उसके बारे में पहले सुनिए। संभल में जो शख्स हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कैसे हिंसा की आड़ में उसके खात्मे की साजिश रची गई थी, आज इसका खुलासा हुआ है। जबकि अखिलेश यादव हिंसा के जिम्मेदार ऐसे लोगों को शुरुआत से बचाने में लगे हुए हैं।
माथे पर तिलक, चेहरे पर दाढ़ी और काले कोट में नजर आने वाले विष्णु शंकर जैन कैसे हिंदू मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे सनातन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। ये सनातन के धरोहरों को बचाने के लिए जीवन समर्पित कर चुके हैं और शायद इसी वजह से वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। संभल हिंसा की जांच में खुलासा हुआ कि पिछले साल 24 नवंबर को भड़की हिंसा की आड़ में विष्णु जैन को मारने की प्लानिंग की गई थी बॉस। यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि दुबई में बैठे शारिक साठा नाम के गैंगस्टर ने रची, जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी है। पुलिस के मुताबिक शारिक साठा का अवैध हथियारों की तस्करी का धंधा मंदा चल रहा था और इस धंधे में तेजी लाने के लिए उसने सर्वे के लिए पहुंचे विष्णु शंकर जैन की हत्या का प्लान बनाया। शारिक साठा जानता था कि हत्या होने पर देश भर में हिंसा भड़क जाएगी और उसके हथियारों की तस्करी का काम एक बार फिर तेजी पकड़ लेगा। विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपी गुलाम को गिरफ्तार किया, जिसने संभल हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस को पूछताछ में आरोपी गुलाम ने क्या बताया, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि संभल हिंसा में पकड़े गए गुलाम के पास से पुलिस को क्या क्या मिला। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, धुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को एडमिट भी किया है। संभल हिंसा में पकड़े गए आरोपी गुलाम के पास से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए, जिसमें 32 बोर की 2 पिस्टल, 9 mm की 1 पिस्टल समेत 3 विदेशी पिस्टल और जर्मनी, ब्रिटेन और पाकिस्तान मेड गोलियां शामिल हैं। संभल हिंसा की जांच के दौरान पुलिस को हिंसा वाली जगह से विदेशी गोलियां बरामद हो चुकी हैं। पूरी साजिश पर पुलिस क्या बता रही है, यह भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि विष्णु जैन क्यों कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। आज संभल हिंसा की जांच में विष्णु जैन की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ, लेकिन विष्णु जैन सिर्फ संभल की जामा मस्जिद की वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर नहीं है। विष्णु जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन पिछले कई सालों से सनातन की धरोहरों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिता और बेटे की ये जोड़ी पूरे देश में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े 100 से ज्यादा केसों में शामिल रहे हैं, जिनमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े केस, ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जैसे बड़े केस शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भोजशाला केस, अजमेर दरगाह और जौनपुर की अटाला मस्जिद जैसे केस शामिल हैं। और यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि विष्णु शंकर जैन कोई अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए संभल की शाही जामा मस्जिद नहीं गए थे। उन्हें तो हिंदू पक्ष ने अपना वकील बनाया और कोर्ट की मंजूरी के बाद ही वो सर्वे के लिए मस्जिद गए थे। लेकिन इसके बावजूद संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे इकोसिस्टम ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि लोग विष्णु जैन की जान के दुश्मन बन गए।